नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है। दोनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में 2 दशकों से अलगाववादी आंदोलन की अगुवाई कर रहे संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर यूएपीए के तहत बैन लगाए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स ने कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस की सीटें दी, जिसकी हालिया जांच से ये संकेत मिलता है कि कुछ संगठनों ने उम्मीदवारों से इकट्ठे किए गए पैसे का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए किया था। अधिकारियों ने कहा कि हुर्रियत के दोनों धड़ों पर यूएपीए एक्ट की धारा 3 के क्लॉज 1 के तहत प्रतिबंध लगाने की संभावना है। इस धारा के तहत अगर केंद्र सरकार मानती है कि कोई यूनियन गैर कानूनी है तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके ऐसे यूनियन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। दोनों गुटों पर बैन लगाने वाला ये प्रस्ताव केंद्र की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पेश किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है, इसका मकसद क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। असल में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक ऐसा संगठन है जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की विचारधारा को प्रोत्साहित करता है। हुर्रियत शब्द की अगर बात की जाए तो अरबी भाषा में हुर्रियत शब्द का अर्थ होता है आज़ादी। साल 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। घाटी में इसका काफी विरोध भी हुआ। इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर फारूक अब्दुल्ला ने राज्य में अपनी सरकार बनाई। इनके विरोध में खड़ी हुई पार्टियों की मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को केवल 4 सीटें ही मिली, जबकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 और कांग्रेस को 26 सीटें मिली। इसके विरोध में घाटी में 13 जुलाई 1993 को ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई। इसका काम पूरी घाटी में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ाना था। ये एक तरह से घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विरोध में इकट्ठी हुई छोटी पार्टियों का एक महागठबंधन था। इस महागठबंधन में केवल वही पार्टियां शरीक हुईं जो कश्मीर को वहां के लोगों के मुताबिक जनमत संग्रह कराकर एक अलग पहचान दिलाना चाहती थी। हालांकि इनके मंसूबे और सोच पाक परस्त ही रहे। ये सभी कई मौकों पर भारत की अपेक्षा पाक से अपनी नजदीकियां दिखाते रहे हैं। 90 के दशक में जब घाटी में आतंकवाद चरम पर था, तब इन्होंने खुद को वहां एक राजनीतिक चेहरा बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इन्हें नकार दिया। मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह और यासीन मलिक इसके प्रमुख नेता हैं। इनका कहना था कि ये स्थानीय लोगों के मन की बात को सामने लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई राय नहीं है। इनके ऊपर विदेशी पैसे से घाटी में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ाने का काम करने के आरोप भी लगे। और केवल इतना ही नहीं, इनके कई नेताओं पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगते रहे हैं। कश्मीर के मसले पर एक मंच पर इकट्ठा हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में ही कभी एक राय भी नहीं रही। इसमें शामिल कुछ नेता कश्मीर को भारत से अलग करके नया देश बनाने के सपने देखते हैं, जबकि कुछ तो इससे भी 2 कदम आगे जाकर कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कराना चाहते हैं। तो वहीं एक धड़ा इनमें ऐसा भी है जो कश्मीर को और ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाता रहा है। कई मौकों पर यह बात सामने आई है कि इन अलगाववादी नेताओं के संबंध घाटी में सक्रिय चरमपंथियों से रहे हैं। इसके कई सदस्य तो ऐसे हैं जो पूर्व में आतंकवादी भी रह चुके हैं। हुर्रियत के नेताओं का दावा है कि उनका संगठन एक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच रहकर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक घाटी में शांतिपूर्ण संघर्ष को बढ़ावा देने का काम करता है, जिससे यहाँ के लोगों को आज़ादी मिल सके। ये भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक हल निकालने की कोशिश करेगा। जबकि हकीकत यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेता जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने से पहले घाटी में भारत विरोधी साजिशें रचने का काम किया करते थे और कश्मीरी युवाओं के हाथों से हमारे सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करवाने में भी इनकी अहम भूमिका होती थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपनी स्थापना के बाद कई बार टूट भी चुकी है। साल 2003 में इनमें बिखराव की शुरुआत हुई थी,
जब भारत सरकार से बातचीत के मुद्दे पर सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज इससे अलग हो गए थे। सैयद का गुट यह चाहता था कि भारत सरकार से कोई भी बातचीत ना हो, जबकि मीरवाइज वाजपेयी सरकार के कश्मीर को लेकर बनाए गए फॉर्मूले पर बातचीत करने के पक्ष में थे। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने हुर्रियत के इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली थी, लेकिन इससे पहले भारत सरकार अरबों रुपए की अकूत संपत्ति के मालिक इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किया करती थी, जिसके बाद हुर्रियत के ये नेता इस देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से सुरक्षा पाकर इसी देश को तोड़ने की साजिशें रचा करते थे। लेकिन धारा 370 हटने और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद इनकी उन हरकतों पर लगाम लग गई। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।